Hello everyone. In this video, we will try to understand Section 45 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे, then we will try to read it in English. What it says in Hindi. Before starting it, let me clarify you कि इसी के साथ Chapter 5 जो है हमारा वो start हो जाता है. That's talk whose heading is rights of unpaid seller against the good. कि एक ऐसा सेलर है जिसको पैसे नहीं मिले हैं तो उसके क्या राइट्स हैं गुड्स के रिगार्डिंग गुड्स के अपना जो गुड्स है उसके लिए. हिंदी में कहते हैं हिंदी में हेडिंग है माल पर असंदत अंशदत या माल पर अंशदत विक्रेता के अधिकार. अंशदत विक्रेता की परिभाषा क्या है सबसे पहले वो बता रहा है. सर्वप्रथम माल का विक्रेता इस अधिनियम के अर्थ के अंदर असंदत विक्रेता तब समझा जाता है क जबकि पूरी कीमत संदत या निविदत ना की गई हो. ख जबकि विनिमय पत्र या अन्य पर क्राम में लिखित सशर्त संदाय के रूप में प्राप्त हुई हो और जिस शर्त पर वह प्राप्त हुई थी वह लिखित के अनादरण के कारण या अन्यथा पूरी ना हुई हो. दूसरा, इस अध्याय के विक्रेता पद के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो विक्रेता की स्थिति में हो. उदाहरणार्थ, विक्रेता का वह अभिकर्ता जिसे वहन पत्र पृष्ठांकित कर दिया गया है या वह परिषक या अभिकर्ता जिसने कीमत स्वयं दे दी है या जो कीमत के लिए सीधे उत्तरदायी है. So this was the definition in Hindi. Let's try to read it in English and find out what it actually wants to say. Unpaid seller defined कि unpaid seller जो है उसको define किया जा रहा है. सबसे पहला section क्या कहता है, सबसे पहला subsection क्या कहता है. The seller of goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this act. कि जो seller of goods है, जो good को बेचता है, वो unpaid seller कब कहलाएगा. unpaid seller you know ना कि जब पेमेंट नहीं मिलता है तो उस प्रकार का सेलर कब कहलाएगा. उसके लिए ये नीचे वाले पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए तब जाके कहला जाएगा. अब क्या कहता है, सबसे पहला एक कहता है व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर. कि जब उस गुड्स का है जो उस सेलर ने बेचा है उसके पैसे उस सेलर को ना मिले, चाहे पूरे पैसे ना मिले हो या फिर टेंडर्ड या फिर टेंडर्ड मींस कि विदाउट एनी रीजन सेलर के द्वारा मतलब एक टाइम का नकार दिया जाना कि पेमेंट अभी नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो वो टेंडर्ड होता है. और पेड मतलब ऐसी परिस्थिति जब सेलर को पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे, उस सिचुएशन में कहेंगे कि वो जो सेलर है वो अनपेड सेलर है. दूसरा बी, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment. और जहां पर पैसों की बात ना हुई हो, पैसों के यहाँ पे कोई और चीज देने की बात हुई हो, फॉर एग्जांपल चेक के थ्रू, तो चेक इज इनडायरेक्ट मनी ना, तो डायरेक्ट मनी तो नहीं है, डायरेक्ट मनी इज नोट, इनडायरेक्ट मनी. तो वैसा चेक हो गया या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो गया जिसके थ्रू वो रिडीम करवा सके, वैसा कुछ भी हो गया और वो मोड रखा गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि इस मोड से पेमेंट होगी और वो नहीं देता है. ठीक है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, कि जब वो चीज रिसीव हुई हो, ठीक है, मान लीजिए चेक दिया है बायर ने मुझे एंड द कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज. और जब हम उसको रिडीम करवाने गए हो तो वो रिडीम ही ना हुआ हो, वो कैंसिल हो गया. फॉर एग्जांपल बायर ने मुझे चेक दिया, मैं उसको रिडीम करवाने गया, ठीक है, बैंक में मैं गया तो चेक बाउंस कर गया, तो ऐसे में मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा. तो या तो वो कहता है कि या तो वो मुझे पैसा दे, ठीक है, और पैसा नहीं देता है तो मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा, या फिर वो मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे जिसको मुझे रिडीम करवाना है और मैं रिडीम करवाऊं भी और मैं उसमें फेल हो जाऊं क्योंकि वो बाउंस हो गया या फिर जो भी है वो कैंसिल हो गया, तो ऐसे में मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा. तो दो सिचुएशन अभी तक बता दी है इन्होंने. कि फिर से रिपीट कर देता हूँ, या तो उसने मुझे पैसा ना दिया तब, या तो उसने जो मुझे पैसे के बिहाफ पे दिया मैं उससे पैसा ले नहीं पाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल चेक, ठीक है, या फिर डीडी, तो कुछ भी हो सकता है. तो उससे अगर मैं पैसा एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया, पैसा रिडीम नहीं करवा पाया, तो फिर मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा. क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है, ए और बी दोनों बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने. व्हाट सबसेक्शन 2 सेज इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द टर्म सेलर, अब ये डेफिनेशन दे रहा है कि इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर 5 किससे बात करता है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, उसमें सेलर कौन होगा, ठीक है, इंक्लूड्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ ए सेलर. इसमें ये बताया गया है कि सेलर मात्र सेलर नहीं होगा,
सेलर के बिहाफ पे अगर सेलर की पोजीशन पे कोई बैठा हुआ है तो वो भी सेलर होगा। फॉर एग्जांपल मैं टाइल्स के शॉप का ओनर हूँ और मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ, मैंने अपना एक केयर टेकर जो है, एक सुपरवाइजर जो है वहाँ पे रखा हुआ है, तो मेरे बिहाफ पे वो सेलर होगा। मैं बाहर गया तो ये ज़रूरी है कि बायर ने उससे परचेज कर लिया, मैं तो बाहर मार्केट में गया हूँ टाइल लाने, दूसरे टाइल देखने, और मैं रख के गया हूँ जिसे सुपरवाइजर को दुकान पे, तो कोई बायर आता है उससे लेके जाता है, तो क्या वो सेलर नहीं होगा? मेरी पोजीशन पे, मेरे चेयर पे वो बैठा हुआ है तो वो सेलर होगा, ठीक है? तो वैसा कि कोई भी सेलर के पोजीशन पे हो तो वो भी सेलर ही होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि वो तो सेलर है नहीं, सेलर तो बाहर गया था, हमने तो इससे लिया था जी, नहीं वो भी सेलर है, ठीक है? सो सेलर कौन होता है? सेलर कौन-कौन सेलर किस-किस को सेलर में इंक्लूड कर सकते हैं? तो सबसे पहला सेलर को तो कर ही सकते हैं। उसके बाद सेलर की पोजीशन पे जो हो उसको भी सेलर इंक्लूड करते हैं हम। उसके बाद फॉर इंस्टांस उदाहरण के लिए और भी दिया गया है। ये लिमिटेड नहीं है, इसके मतलब इसके अलावा और भी है। एन एजेंट ऑफ द सेलर, ठीक है? कि कोई एजेंट हो गया सेलर का, वो भी सेलर होगा। उसके बाद टू व्हॉम द बिल ऑफ लेडिंग हैज़ बीन एंडोर्स्ड। बिल ऑफ लेडिंग होता है बिल ऑफ डिलीवरी, और एंडोर्स होता है कि साइन एंड ट्रांसफर, ठीक है? कि किसी भी ऐसे एजेंट को दे दिया गया हो सेलर के द्वारा वो डिलीवरी करने का राइट, या फिर वो प्रोडक्ट या फिर वो गुड, तो वो जो व्यक्ति है जिसको सेलर ने दिया वो उसका ऑनर हो जाएगा, वो उसका सेलर हो जाएगा। तो वो होगा कौन? वो एक एजेंट होगा, वो एक एजेंट कहलाएगा। तो ऐसा कोई एजेंट है जिसको सेलर प्रॉपर ऑथोरिटी दे देता है, फुल ऑथोरिटी दे देता है कि आप इस प्रोडक्ट को रखो और मेरे बिहाफ पे सेल करो, तो वो व्यक्ति कौन हो गया? उसका एजेंट हो गया सेलर का। तो वो जो एजेंट है वो भी सेलर की डेफिनेशन में आएगा, वो भी सेलर कहलाएगा। उसके बाद कंसाइनर और एजेंट। कंसाइनर होता है कि जो एक लिमिटेड टर्म के लिए उस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, कोई ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट भी हो सकती है, तो वो जो कंसाइनर है वो भी सेलर होगी। और एजेंट हु हैज़ हिमसेल्फ पेड, या फिर कोई एजेंट भी हो सकता है जो सेलर के बिहाफ पे जिसने सेलर को पे कर दिया हो बायर के बिहाफ पे, ठीक है? क्या सेलर को पे कर दिया हो बायर के बिहाफ पे, तो वो जो एजेंट है जिसने सेलर को पे कर दिया, अब वो पैसे लेगा ना बायर से, उसने तो ट्रस्ट करके पे कर दिया सेलर को, और बायर से उससे पैसे लेने थे, तो वो जो एजेंट है अब वो भी सेलर होगा। हु हैज़ बीन पेड, ठीक है? हु हैज़ हिमसेल्फ पेड, कि वो एजेंट जिसने खुद से पे कर दिया और इज़ डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द प्राइस, और अब वो जो व्यक्ति है वो उस प्राइस के लिए डायरेक्टली रिस्पांसिबल हो जाता है कि वो पैसा जो है उसे मिले। क्योंकि उसने बायर को सेलर के बिहाफ पे उसने सेलर को बायर के बिहाफ पे कर दिया है। सो सॉरी, उसने सेलर को बायर के बिहाफ पे कर दिया है, तो ऐसे में अब उसको भी तो पैसा चाहिए, तो वो अब सेलर बन जाएगा। सो इस सबसेक्शन 2 में सेलर की डेफिनेशन बताई गई है। सेलर कौन? जो सेलर की पोजीशन पे होगा वो सेलर, जो एजेंट है जिसको प्रॉपर सेलर ने अथॉरिटी दी है वो सेलर होगा, कोई कंसाइनर है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कोई डिपार्टमेंट है जिसने टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करके रखा है उस प्रॉपर्टी को, वो सेलर होगा। कोई एजेंट है जिसने बायर के बिहाफ पे सेलर को पे कर दिया है पैसा, वो सेलर होगा, ठीक है? तो ये सेलर की डेफिनेशन इसमें बता रहा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और ये कह रहा है कि इंक्लूड्स, फॉर इंस्टांस, मतलब इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो वो भी सेलर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकता है। ये तो सबसेक्शन 2 कहता है। उसके बाद सबसेक्शन 1 कहता है कि अनपेड सेलर कौन है, सबसेक्शन 2 कहता है कि सेलर कौन है, और सबसेक्शन 2 कहता है कि अनपेड सेलर कौन है। तो सेलर बता दिया, और अनपेड सेलर वो है कि जिसे पैसा नहीं मिला। ए कहता है कि जिसको पैसा नहीं मिला, और बी कहता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज उसको मिला उस पैसे के बिहाफ पे, ऑन प्लेस ऑफ दैट मनी, और वो उसको रिडीम नहीं कर पाया, उससे पैसा नहीं ले पाया, तब भी वो अनपेड सेलर कहलाएगा। तो दिस वाज सेक्शन 45, ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, इसको 5 बार आप रीड कर लो, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस वाज सेक्शन 45।